सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नए साल का आगाज़ हो चुका है और वक्त तेज़ी से गुजर रहा है, लेकिन हमारी सियासी ग्रोथ है कि वहीं की वहीं रुकी हुई है। पता नहीं कब तरक्की करेंगे सियासतदान अपनी सोच को लेकर। अच्छा, वक्त की सुई हम देख रहे हैं कि तेज़ी से चलती जा रही है, लेकिन PDM की सुई अब भी वहीं की वहीं कहीं अटकी हुई है। नए साल में भी इस्तीफे, लॉन्ग मार्च की कॉल और हुकूमत को घर भेजने का शोर पूरे ज़ोरों शोर से मचाया जा रहा है और दूसरी जानिब हुकूमत ऑपोजिशन पर करप्शन के इल्ज़ामात और मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचने की दुहाई मुसलसल दिए चले जा रही है। अच्छा, सियासत में रूठने और मनाने का सिलसिला आपको पता है कि हमेशा जारी रहता है और अभी भी ये सिलसिला जारी है। ऑपोजिशन की तरफ से ज़रा आप गौर कीजिएगा, जो ऑपोजिशन की तरफ से तारीख पर तारीख देना ये बता रहा है कि हुकूमत और ऑपोजिशन में जो जारी मैच है ये T20 हरगिज़ नहीं है, बल्कि आप समझ लें टेस्ट मैच है। ये मैच ड्रॉ होता है या फिर नतीजा खेज, इसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। ये इंतज़ार थोड़ा लंबा भी हो सकता है। अच्छा, जो गेंद है वो ऑपोजिशन के हाथ में है, जो जलसों के बाउंसर मार चुकी है, लेकिन आर या पार नहीं हुआ। इस्तीफ़ों के यॉकर के ज़रिए हुकूमती विकेट उड़ाने का ऐलान भी किया गया, जिसके लिए 31 दिसंबर की डेडलाइन दी गई, लेकिन हुकूमत ने ऑपोजिशन के इस यॉकर पर भी छक्का मार दिया। छक्का वैसे बैटिंग करती हुकूमत की तरफ से हम कह सकते हैं कि वक्त से पहले सेनेट इंतखाबात का जो चौका है उसने गेंद को बाउंड्री से बाहर ही निकाल दिया, बाहर ही पहुंचा दिया और यहीं से PDM की सफ़ों में बाकायदा वो कहते हैं खलबली मच जाना, खलबली मचना शुरू हो गई। इधर हुकूमत ने सेनेट इंतखाबात कबल अज़ वक्त कराने का ऐलान किया और पीपल्स पार्टी ने अपनी स्ट्रैटेजी तब्दील करते हुए सेनेट और ज़िमनी इलेक्शन में हुकूमत के लिए मैदान खाली ना छोड़ने का ऐलान किया। और मरते क्या ना करते के मुताबिक अब PDM ने भी ज़िमनी इंतखाबात और सेनेट इलेक्शन लड़ने का बाकायदा ऐलान कर दिया है। अब इस्तीफ़े देने का फैसला सेनेट इलेक्शन के बाद किया जाएगा। अच्छा, आज जो PDM की एक अहम बैठक हुई जाती उमरा में मौलाना फजलुर रहमान साहब की ज़ेर सदारत, जिसमें सारे बड़े खिलाड़ी शामिल थे, शरीक थे, लेकिन हैरान होंगे आपके PDM की बड़ी पार्टी पीपल्स पार्टी की क़यादत के सिवा उनके अलावा इस लंबी बैठक में बिलावल और जरदारी साहब ने बराह रास्त शिरकत नहीं की, बल्कि वीडियो लिंक के ज़रिए शरीक हुए, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है, बड़े यकीन के साथ तमाम लोग ये बात अब कर सकते हैं कि बिलावल PDM से दामन बचाना चाहते हैं। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब का इस अहम इजलास के बाद क्या दावा था कि PDM पहले से ज़्यादा मजबूत हुई। आपने सुनी होगी मौलाना साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो कहते हैं कि पहले से ज़्यादा ज़ोरों शोर से अब हम हुकूमत को गिराएंगे, हम पहले से ज़्यादा मजबूत हो गए हैं। बल्कि उन्होंने कहा कि हम फ़ौज पर खुलकर तनकीद करेंगे। इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नया महाज खोलने का उन्होंने ऐलान कर दिया। इलेक्शन कमीशन और नैब दफातर के बाहर एहतजाजी मुजाहरों का भी फैसला इस इजलास में किया गया। अच्छा, मौलाना साहब का ये भी दावा था कि पीपल्स पार्टी के कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है, बल्कि क्या कहते हैं कि तजावीज़ हैं। जबकि वज़ीर दाखिला वो क्या कहते हैं, उनके बकौल शेख रशीद हैं कि ऑपोजिशन चाहती है कि पीपल्स पार्टी कोई बड़ी सियासी गलती करे और मुल्क में अफरा तफरी पैदा हो। और शहजाद अकबर साहब कहते हैं कि ऑपोजिशन की ये बैठक सिर्फ उठक बैठक है। लेकिन आज मौलाना का लहजा आपने गौर किया होगा, सुना होगा कि जारहाना था और मरियम नवाज़ ने ज़्यादा बात नहीं की। आज PDM सरबराह की जो बॉडी लैंग्वेज है वो वही है जो तहरीक के शुरू में थी। ज़रा देखिएगा, गौर कीजिएगा। अच्छा जी, PDM की आदत को जब नाज़रीन जलसों का खुमार चढ़ा था, बाकायदा एक बुखार भी चढ़ा था, उस वक्त JUI के सरबराह बहुत दबंग अंदाज से हुकूमत को ललकारते थे। उन्होंने अपनी जो डंडा बरदार फोर्स है, आपको याद होगा, उसको खुल्लम खुला इजाज़त दी थी कि अगर रियासती मशीनरी उनका रास्ता रोकने की कोशिश करती है तो उनकी वो जो फोर्स है, डंडा बरदार फोर्स, वह हर रुकावट को तोड़कर आगे निकल जाए। उस वक्त PDM के सरबराह की आवाज़ में वो घन गरज थी कि दिल लर्ज जाए, क्योंकि वो तमाम अपोजिशन जमातों के दम पर बड़े बड़े ऐलान और दावे करते थे। उनको लगता था कि 11 जमातें साथ हैं और हुकूमत अकेली खड़ी है, तने तनहा खड़ी है। वैसे में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को घर भेजना उनके बाएं हाथ का खेल है। लेकिन जब PDM का इत्तेहाद इकट्ठा था
और जलसों पर जलसे कर रहा था, तो तब भी हुकूमत पर आपने देखा होगा कि कोई असर ही नहीं हो रहा था। हुकूमत बड़ी कॉन्फिडेंट थी, हुकूमत ने कहा ठीक है जो करना कर लें, जितने जलसे करने करें, इस्तीफे देने कल देने आज दे दें। अब इसी वजह से जो गरजते बरसते पीडीएम के सरबराह हैं वो आपने देखा होगा कि एकदम से नरम पड़ गए थे। कहा गया था कि ये ठंडे मौसम का नहीं बल्कि असलियत और हकीकत सामने देखकर ठंडे जज्बात का असर हो गया है, क्योंकि जेयूआई के सरबराह ये बात अच्छे से जान गए थे कि पीडीएम में तकसीम शुरू। आप लोग खुद एक पेज पर नहीं होंगे तो आप मिलकर हुकूमत को कैसे गिराएंगे, जब आप लोग खुद ही आप में इत्तेफाक नहीं होगा। अब पीडीएम में जब तकसीम शुरू हो चुकी थी वो बात समझ चुके थे, उनको नजर आ रहा है कि इसलिए इनका जो मुस्तकबिल है वो तारीक है, यानी पीडीएम कुछ नहीं कर सकती हुकूमत का, हुकूमत के खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। कुछ ऐसा ही कभी खुशी कभी गम वाला हाल नून लीग की नायब सदर का भी था। जरा देखिएगा जी, आपने सुना नाजरीन आपने, और फ़र्क भी आपने देखा होगा। यानी जब नून लीग की नायब सदर पर जलसों का आप कह लें कि जुनून सवार था, जलसों का बुखार चढ़ा हुआ था इन्हें, तो ये अपने मुखालिफिन को ऐसी खरी खरी सुनाती थी कि उनके पसीने छूट जाएं। लेकिन अब बिलावल के हाथ खड़े कर देने के बाद दूसरों को सुनाने की बजाय ये खुद सुनने पर मजबूर हो गई हैं। अब ये लाशौरी तौर पर एक कह उठी हैं कि जिस दिन बिलावल जलसे में नहीं आते तो इमरान खान साहब खुश होते हैं। यानी इनको अंदाज़ा था कि आने वाले वक्तों में बिलावल पीडीएम की सियासी बैठक में नहीं आएंगे, नहीं बैठेंगे। अच्छा, और इमरान खान साहब को जो दूरबीन वाली बात आपने की, इमरान खान साहब को दूरबीन लगा कर देखने की क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत ही नहीं है कि जलसे में कौन आया कौन नहीं आया, किसकी किससे लड़ाई हुई है, किसकी किससे सुलह हुई है, क्योंकि पीडीएम की जो हालत है, पीडीएम का हाल सबके सामने है। किसी से कोई ढका छुपा तो है नहीं कि कोई दूरबीनें लगा के चेक करे। फिर पीपल्स पार्टी के रास्ता बदलने के बाद नून लीग बहुत कंफ्यूज हो गई, बुखलाहट का शिकार हो गई। वो नून लीग जो पहले किसी की सुनती नहीं थी, अब वो कहती है कि वो सुनना चाहती है। क्या कहते हैं? हम बिलावल को सुनना चाहते हैं। अब मेरा सवाल ये है कि बिलावल को आपने उस वक्त क्यों नहीं सुना जब आप लाड़काना में थी? उस वक्त आप नगमे सुनकर, तालियां बजाकर, पीपल्स पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाकर वापस आ गई थी। उस वक्त आपको नहीं सुना अपने भाई बिलावल को। वहां तो आसिफ अली जरदारी साहब ने भी साफ साफ कह दिया था कि हमारी सुने, हमें ना सुनाएं, हमसे सीखें, हमें ना सिखाएं। लेकिन आपने तो शहबाज शरीफ साहब की भी नहीं सुनी, जो जेल में बैठकर नेशनल डायलॉग की बात कर रहे हैं। अच्छा, मोहम्मद अली दुरानी साहब जो उन्होंने भी ट्रैक टू डायलॉग की कोशिशें तेज़ की हुई हैं, वो कोशिशें कर रहे हैं। ज़रा उनका क्लिप चलाइएगा। अच्छा, आपने इनकी बात सुनी। अब नाज़रीन, दुनिया में बड़ी बड़ी जंगें हुई, लेकिन जंगों से मामले का हल निकला? बिल्कुल नहीं निकला, सिर्फ तबाही हुई। आखिर फरीकैन जो है उनको टेबल टॉक पर ही आना पड़ा। मुज़ाकरात ही किसी चीज़ का हल होते हैं, लेकिन अपोजिशन माजी से भी सीखने को तैयार नहीं है कि जंग हो, इख्तिलाफात हो तो मुहाज़रा करके कोई फ़ायदा तो हासिल होगा नहीं, सिर्फ नुकसान होगा। नुकसान नुकसान नुकसान, तबाही और कुछ भी नहीं, वक्त भी ज़ाया होगा। अच्छा, डायलॉग ही हर मामले का हल होते हैं कि बैठकर आप मुज़ाकरात करें, एक दूसरे की सुने और डायलॉग हों, जिससे तमाम आप कह सकते हैं कि जितनी भी उलझने हैं, सिचुएशन जितनी भी ख़राब है, उसको सुलझाया जा सकता है। अब नून लीग को और जेयूआई को ये बात समझनी चाहिए कि मुहाज़राई से नहीं, बातचीत से रास्ते खुलेंगे। मुहाज़रा कितनी भी कर लें, करते चले जाएंगे, इलास्टिक है ना, उसको खींचते चले जाएं। मुहाज़राई आप कितनी भी कर लें, एंड टेबल टॉक ही है, बातचीत से ही रास्ते खुलते, मुहाज़राई से रास्ते नहीं खुलते, मसले हल नहीं होते। और फिर सियासत में ये जो ट्रैक टू डायलॉग है, इसके ज़रिए ये रास्ते खोलने में मेरे ख्याल से कोई हर्ज नहीं है। अब सवाल मोहम्मद अली दुरानी साहब की मुलाकातों पर भी उठाया जा रहा है। जो पीडीएम के सरबराह हैं, उन्होंने शहबाज शरीफ और मोहम्मद अली दुरानी की मुलाकात पर, आपको याद है कि एतराज़ किया, और ख़बरें क्या हैं कि जी वो इस वजह से शहबाज शरीफ साहब से नाराज़ भी हो गए, और शायद पीडीएम के सरबराह की जो नाराज़गी है वो दूर करने के लिए मोहम्मद अली दुरानी साहब ने मौलाना साहब से मुलाकात की और उन्हें भी डायलॉग के ज़रिए मामला हल करने का मशवरा दिया। और सबसे अहम बात ये जो दुरानी साहब ने की कि अपोजिशन की पकड़ धकड़ नहीं होनी चाहिए, ये अदालत का काम है, लेकिन ये काम हुकूमत अंजाम दे रही है। मोहम्मद अली दुरानी साहब की आप इसको नेक नियति कह सकते हैं, उनकी नेक नियति एक तरफ, और वो बिलाशुबा मामलात को सुलझाना चाहते हैं, मामलात को सिर्फ सुलझाना चाहते हैं। लेकिन अपोजिशन हुकूमत में, अब ज़रा गौर कीजिएगा, अपोजिशन हुकूमत में लड़ाई ही करप्शन मुकदमात की है। अगर हुकूमत दबाव में आकर
या डील करके इन मुकदमात को ख़त्म कर देती है, तो फिर नाजरीन आप मुझे बताएं कि फिर तब्दीली क्या हुई? तब्दीली तो फिर कुछ भी ना हुई। अब ऐसा करने से हुकूमत पीटीआई की जो सियासत है उसको क्या अवामी हलकों में शदीद धचका नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने तो नारा ही एहतसाब का लगाया था ना। एहतसाब होगा, करप्शन करने वालों को पकड़ा जाएगा, मुल्क को लूटने वालों को पकड़ा जाएगा, ऐसा ही है ना। एहतसाब का नारा लगाकर ये लोग इक़्तिदार में आए थे पीटीआई वाले, और शायद इसी वजह से ऑपोजिशन हुकूमत से बात करने पर तैयार नहीं हो रही है। और इस वक्त जो ऑपोजिशन का मुकाबला है, इस जुमले पे गौर कीजिएगा, खुद ऑपोजिशन का मुकाबला खुद ऑपोजिशन से ही है। इसलिए जो इस्तीफ़े देने की कहानी है अब समझ लें कि ये पुरानी हो गई है। शाह महमूद कुरैशी साहब का क्लिप होगा, टीम ज़रा चलाइएगा। अच्छा जी, आपने शाह महमूद कुरैशी साहब को सुना। अगर इस्तीफ़े से इनके मसाइल हल हो जाते, इस्तीफ़े से अगर मसाइल हल होने हो तो ये जमातें ज़रा गौर कीजिए नाजरीन, क्या परेशान होती मायूस होती? ये जमातें परेशान और मायूस होती ना। अब फिर 31 जनवरी की तारीख दे दी गई है। मैं अपने अल्फाज दोहराऊंगी, तारीख पे तारीख, यानी खुद लोग कंफ्यूज हैं। ये इनकी कन्फ्यूजन इस बात में छुपी हुई है जो कि बाहर निकल आई कि तारीखें बढ़ाए चले जा रहे हैं, मोहलत दिए चले जा रहे हैं, मोहलत। अब 31 जनवरी की जो तारीख दी गई है कि हुकूमत खुद घर चली जाए वरना मार्च होगा। आपको यकीन नहीं आ रहा अब तक हुकूमत की बॉडी लैंग्वेज से, हुकूमत के जितने भी वुज़रा हैं, जितने भी रहनुमा पीटीआई के, जब भी वो बात करते हैं वो क्या बात करते हैं कि कल देने इस्तीफे आज दे दें, करना है मार्च कर लें, करने जलसे करें। और आपने तमाम जलसे किए, जिस जिस शहर में आपका स्केड्यूल थे कि हमने यहाँ करना है जलसा, वहाँ करना है, हर जगह पे आप गए कि अवाम आएगी, जमे गफ़ीर होगा, ना अवाम आई ना कोई जमे गफ़ीर वहाँ किसी को नज़र आया। हर जगह पर थोड़े थोड़े लोग थे जिनको इकट्ठा किया आप लोगों ने, किस तरह वो भी सबको पता है। अब आप लोग अब हुकूमत को दोबारा धमका रहे हैं, आप मोहलतों पे मोहलतें दे रहे हैं। ये आपकी कन्फ्यूजन है जो कि आप लोग खुद दिखा रहे हैं, अपनी कमज़ोरी अंदर की आप लोग खुद दिखा रहे हैं, अपनी बुखलाहट में, अपनी कन्फ्यूजन में। हुकूमत तो कॉन्फिडेंट है, हुकूमत तो नहीं जाने वाली। और आपकी तारीखें बढ़ाने से क्या हुकूमत कहेगी कि हाँ भाई हम तो डर गए, मौलाना फजलुर रहमान साहब, मरियम बाजी आपसे डर गए, हम तो जा रहे हैं आज? ऐसा नहीं होने वाला। सिर्फ ये अपना इमेज खराब कर रहे हैं। अब ये कहते हैं जी 31 जनवरी की तारीख मोहलत दे दी गई है, अगर हुकूमत खुद घर चली जाती 31 जनवरी तक तो ठीक है, अगर नहीं जाती तो मार्च होगा, वरना मार्च होगा। अच्छा जी, अब अगर मार्च हो जाते हैं, चले मार्च पर आ जाए, हुकूमत तो नहीं जाने लगी इनके कहने पे, चले मार्च पर आ जाते हैं। अब मार्च हो भी जाता है तो हुकूमत पर किसी किस्म का उस मार्च से भी कोई असर नहीं होने वाला। और अगर चले 2 मिनट के लिए मान लें, बल्कि 2 सेकंड के लिए मान लें कि बिलावल मान गए, बिलावल मान जाते हैं और पूरी ऑपोजिशन असम्बली से इस्तीफे दे देती है, तब भी हुकूमत को इसका कोई नुकसान होगा ही नहीं। हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है इस बारे में? वो ये कहते हैं ना कि दे दें इस्तीफे, हमें तो फ़ायदा ही होगा। तो फ़ायदा तो इस्तीफ़ों का भी हुकूमत को ही होगा। और यही वजह है कि पीडीएम अभी इस्तीफे देने वाली बात से पीछे हट गई है। अगर पीडीएम को ये लगता है कि उनके इस्तीफे देने से वाकई हुकूमत घर चली जाती है, तो वाकई पीडीएम वाले तो अगले घंटे का भी इंतज़ार ना करें, कल की बजाय आज क्या, वो अगला घंटा शुरू होने से पहले इस्तीफ़ा दे देते। सिंपल सी बात है, क्लियर सी बात है। और अभी आपने कुरैशी साहब को सुना, शाह महमूद कुरैशी साहब को काफ़ी ज़्यादा पुरुम्मीद थे कि 31 जनवरी भी आकर गुजर जाएगी और हुकूमत अपना काम जारी रखेगी, और होना भी यही है। अब हकीकत को अगर देखा जाए तो पीडीएम की जो सारी हिकमत अमली है फ्लॉप, धरी की धरी, कोई प्लानिंग ही नहीं थी पीडीएम की। और सबसे बड़ी बात, अवाम ने आप लोगों को रिजेक्ट किया हुआ है, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया आप लोगों ने, और अब आप लोग किस उम्मीद से निकले हैं? शर्म तो आप लोगों को आती नहीं है। और एहतजाजी जो तहरीक है, क्या आपकी एहतजाजी तहरीक क्या है? अच्छा, हम ये कह सकते थे अभी जलसों का इन्होंने बड़ा ऐलान किया कि यहाँ जलसे होंगे, वहाँ जलसे होंगे, किसी हद तक हम कह सकते हैं कि मोमेंटम बना था। हम कह सकते हैं कि हुकूमत भी सोचती होगी कि अच्छा पता नहीं क्या करने वाले हैं, तब मोमेंटम था, वो जलसों से बना था। लेकिन ऑपोजिशन की आदत की जो कन्फ्यूजन है, जो ये कन्फ्यूज़ हैं, उसने खुद उस मोमेंटम को तोड़ दिया। अगर अक्लमंद होते ना तो कुछ देर चले मोमेंटम तो कायम रखते ना। आपने हुकूमत को टफ टाइम देना था, चलो उस मोमेंटम को बरकरार रख के दे देते थोड़े दिन के लिए। हुकूमत ने जाना तो फिर भी नहीं था, लेकिन आप लोगों ने मोमेंटम भी तोड़ दिया, हुकूमत को मजीद कॉन्फिडेंट कर दिया। इतने तो आप लोग समझदार हैं। और फिर
जब मुझे इन पे गुस्सा आता है, मुझे तकलीफ होती है, अजियत, जब ये इदारों को दरमियान में घसीटते हैं, इदारों से महाजराई का ऐलान करके ये मसाइल को जन्म दे रहे हैं। पाकिस्तान का एक इमेज है सोची समझी साजिश के तहत खराब किया जाता है। आपने सुना को मौलाना साहब को, उन्होंने कहा फौज पर खुद की तनकीद करेंगे हम। आप सबको पता है किसके हुक्म पर हो रहा है सब कुछ, नवाज शरीफ के हुक्म पर हो रहा है सब कुछ। ये मौलाना साहब को नवाज शरीफ साहब के मशवरे हैं जो दिए जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने तो हाथ नहीं पकड़ाया, स्मार्टली प्ले किया। अब नवाज शरीफ और उनकी बेटी जो साथ खड़ी हुई है मौलाना साहब के, अब मौलाना साहब का कंधा इस्तेमाल करेंगे। मौलाना साहब टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल हो भी जाएंगे, क्योंकि मौलाना साहब के पास इक़्तिदार नहीं है। और मौलाना साहब को बात बहुत अंदर से खाए चले जा रही है कि मेरे पास असेंबली में बैठने के लिए कोई कुर्सी नहीं, कोई स्टूल तक नहीं है। और मौलाना साहब को इस्तेमाल करेंगे मरियम के वालिद नवाज शरीफ साहब कि खुलकर तनकीद करें फौज पर, इदारों पर। और वो बंदा किन के हाथों में कठपुतली की तरह खेलता है, किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। क्या कहते हैं कभी कि जी हमारा मुकाबला इमरान खान से है ही नहीं, इमरान खान को लाने वालों से है। इस पर अब सवाल उठ रहे हैं जो खुद कश्मकश का शिकार हैं ये लोग, ये एहतजाजी तहरीक चलाएंगे कैसे? कि इनको तो यही नहीं पता कि कभी इमरान खान से मुकाबला करते हैं, कभी इमरान खान को लाने वालों से मुकाबला करते हैं, पता नहीं क्या क्या बातें ये लोग करते हैं। जब ये लोग खुद यहाँ से कंफ्यूज हैं और प्लानिंग इनकी आपके सामने है कि धरी की धरी रह गई, तो क्या करेंगे ये? अब यही वजह है कि हुकूमत का कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जा रहा है। और खान साहब ने आज भी कहा कि हम हर किस्म के चैलेंज से निमटने के लिए तैयार हैं। उनका जो एतमाद है, उनका जो भरोसा है, उसकी बहुत बड़ी वजह ये लोग भी हैं कि इन लोगों ने ऐसी माठी प्लानिंग की और ऐसे बुरे जलसे किए और ऐसी ऐसी कन्फ्यूजन भरी बातें की कि पल में तोला पल में माशा वाली सिचुएशन, कि कभी ये क्या कहते रहे और अगले लम्हे क्या कहते रहे, आपस में इनके इतफाक नहीं है। यानी इन्होंने ज़िमनी इंतखाबात भी लड़ने हैं, सेनेट इंतखाबात भी लड़ने हैं और खुलकर इन्होंने तहरीक भी चलानी है। तारीखें बढ़ाते चले जा रहे हैं। अपने इस्तीफ़े को मामला अंदर गोल हो गया और ये जो इस्तीफ़ा है इमरान खान साहब का चाहते हैं, तारीख पे तारीख दिए चले जा रहे हैं, क्योंकि इनको भी पता है कि ना तो हुकूमत जाने वाली है और ना ही दोबारा इक़्तिदार में ये आने वाली, क्योंकि अवाम ने इनको कह दिया है कि हम आपको वोट नहीं देंगे, हम आपसे मायूस हैं, हम आपको रिजेक्ट कर चुके हैं। ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। पीडीएम इत्तेहाद बना, बड़े जलसे किए गए, बड़े बड़े शहरों में बताया गया कि जी हम यहाँ जलसा कर रहे हैं और यहाँ पे अवाम का जो समंदर आ जाएगा और अजवामी ताकत हमारे साथ है और यहाँ पे न जाने क्या क्या कुछ हो जाएगा, जमे गफीर होगा। फिर आपने देखा कि जितने भी जलसे थे फ्लॉप शो साबित हुए, कोई भी अवाम वहाँ पे इकट्ठी नहीं हुई। अवाम ने बता दिया कि अवाम ने इन लोगों को रिजेक्ट कर दिया और अवाम इनके साथ बिल्कुल नहीं है। फिर हमने देखा कि जो इत्तेहाद है खुद टूट फूट का शिकार हो गया, यानी आपस में भी ये लोग एक पेज पर नहीं थे। इस्तीफों वाले मामले पर पीपल्स पार्टी ने बड़ा स्मार्ट मूव किया, स्मार्टली प्ले किया। उन्होंने क्या किया कि जी जो इस्तीफों की ऑप्शन है और लॉन्ग मार्च उसको नवाज शरीफ साहब की वापसी के साथ मशरूत कर दिया। नवाज शरीफ साहब को भी दावत दी कि आप आएँ और आप भी आके इस लॉन्ग मार्च का हिस्सा बने। बड़ा अच्छे तरीके से खेला जरदारी साहब ने, बिलावल साहब ने। अब उसके बाद हम देखते हैं किस तरह की खबरें भी सामने आ रही थी कि जीडीए जो है उनके रहनुमा पीडीएम के पास कोई पैगाम लेकर गए हैं और शायद कोई दरमियान की बात या कोई मामला हल करने की जानिब जाएंगे। कोई इस तरह के मामला होंगे कि टेबल टॉक के जरिए हल हो जाएंगे, लेकिन वो भी चीज़ धरी की धरी रहेगी। क्योंकि अभी जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी कुछ देर पहले, मौलाना फजलुर रहमान साहब और मरियम साहब जो बात कर रहे थे, मौलाना साहब तो कह रहे थे कि हम पहले से भी ज़्यादा ज़ोर शोर से इस तहरीक को जारी रखेंगे और हुकूमत को घर भेज कर ही रहेंगे। और साथ ही साथ मुझे समझ नहीं आती कि उन्होंने हुकूमत को टाइम भी दे दिया कि हम आपको मजीद टाइम देते हैं, मोहलत देते हैं इस्तीफ़ा देने के लिए कि मुस्ताफ़ी हो जाए, लेकिन खुद देने चले इस्तीफ़े और कह रहे हैं जी इस्तीफ़े भी जमा हो चुके हैं और साथ ही आप मोहलत भी दे रहे हैं गवर्नमेंट को। यानी आप लोग कन्फ्यूज़ हैं। ज़िमनी इंतखाबात में भी आप हिस्सा ले रहे हैं, सेनेट इंतखाबात में भी हिस्सा ले रहे हैं, तो फिर इस्तीफ़ों की कहानी क्या है? इस पूरी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। मेरा जीडीए की सीनियर रहनुमा नुसरत साहब अब्बासी साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब ज्वाइन करने के लिए। नुसरत, हम तो ये समझ रहे थे कि शायद जीडीए ने जो मुलाकात की कोई ऐसी बात हो गई होगी कि मामला सेटल हो जाएंगे, पीडीएम वाले भी कुछ समझेंगे कि यार जी मामला जो सिचुएशन है वो बैठ के ही हल होंगे, इस तरह कुछ भी नहीं होने वाला, हुकूमत ऐसे नहीं जाएगी। लेकिन ये तो मौलाना साहब को जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सुना तो मैं तो बड़ी परेशान होगी कि वो तो मजीद ज्यादा सीख पा नजर आ रहे हैं। वो तो कह रहे हैं हुकूमत को घर भेज कर ही दम लेंगे। ये क्या कहानी है? रशीदा, मुझसे पूछा आपने सवाल? जी आपसे, बिल्कुल आपसे मुझसे पूछा जी।
अच्छा देखिए जी, अब हुकूमत को घर भेजने वाली बात जो है वो पीडीएम की हमें भी आज तक समझ नहीं आई कि किस तरह भेजेंगे। इन्हीं के पास कोई ऐसा जादू का चिराग होगा या कोई ना कोई ऐसी चीज है जिस पर इनका इतना कॉन्फिडेंस है। लेकिन आपको और हमें, हम सबको जो दिख रहा है वो तो हमें इस चीज को देख के हंसी आ रही है कि इस वक्त ऐसे हालात में पीडीएम जो कुछ करने जा रही है वो इस मुल्क के लिए, इस अवाम के लिए कोई बेहतर इकदाम नहीं है। इस वक्त हमारा मुल्क किस हालात से जा रहा है, हम कोरोना की जंग लड़ रहे हैं, पूरी दुनिया इस कोरोना की उसमें वबा की वजह से माशी तौर पर और वैसे भी दूसरी किस कदर तकलीफ दे सूरत हाल है। लेकिन पीडीएम को सिर्फ और सिर्फ एक चीज यही है कि हुकूमत को घर भेजना है। अगर आपने अपने अपने वक्त में अपने अपने हुकूमत की 5-5 साल पूरे किए ना, आपके हुकूमत के दिनों में भी ये हालात थे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो चीज है उसको हम भी मानते हैं कि चले इस हुकूमत की बहुत सारी ऐसी गलतियां भी हैं, कमजोरियां हैं, उन चीज को हम भी क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन जमहूरियत को अगर आगे बढ़ाना है और इस मुल्क की बेहतरी है, अवाम की बेहतरी है, तो पीडीएम का ये जो सिलसिला है कि बस हुकूमत गिरा दो तो भाई गिरा दो ना, किसने रोका है? मैं कहती हूँ एक दिन की मार है, एक 5-10 मिनट की मार है। तो इस्तीफे किए जा रहे हैं, लिखें और हर कोई अपने अपनी असेंबलियों में जाए और अपने स्पीकर के आगे जमा करा दें, हुकूमत गिर जाएगी। बाकी ये तरीका बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि खामखा में मुल्क को अवाम को देखिए ना, वो जिनके जो दोस्त इस्तीफे गलती से पता नहीं वहां पहुंच गए थे या जानबूझकर वो गलती कर दी गई थी, उन बेचारों की आपने हालत देखी थी जिनके इस्तीफे गलती से पहुंच गए थे। इस्तीफे तो कोई भी नहीं देना चाहता जब अंदर की बात। आप सही कह रही हैं, ये अभी तो बाद में पता चलेगा। अभी तो आपने मुझसे सवाल किया फिजा। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो आई एम सॉरी, मैं ऐसी जगह पे हूँ, थोड़ा सा नेटवर्क का मसला है। तो ये जो इस्तीफों की बात हो रही है ना, कोई मसला नहीं, आप ये चीज तो हमें भी नजर आ रही है, आपको भी समझ आ रहा है कि पीपल्स पार्टी बिलावल जरदारी बड़े बड़े स्टेटमेंट तो दे रहे हैं कि हम दे देंगे, हम इस्तीफे दे देंगे और हम पीडीएम का मौक़िफ़ और उनका बयानिया और हम सबका एक ही बयानिया है। तो फिर ये चीज लग पता जाएगा जब सिंध के हवाले से बात आएगी और सिंध हुकूमत के हवाले से जब इनके हाथ से ये जाएगी। इनके पास रह क्या गया है? पीपल्स पार्टी के पास सिर्फ और सिर्फ अब एक सिंध हुकूमत रह गई है। उसका भी मैं आपको बता दूं कि चंद अजला है, चंद जिले हैं जहाँ जिनकी थोड़ी बहुत जो हाकमियत रह गई है, इन्होंने अच्छा वैसे मैं साथ ऐड कर दूं नुसरत साहिबा, पीपल्स पार्टी की आप बात कर रहे हैं कि उनके पास सिर्फ सिंध हुकूमत रहेगी और देख लें कि सिंध हुकूमत की भी वो चाहे परफॉर्मेंस उनकी ना हो या उतनी ना हो जितनी होनी चाहिए, लेकिन वो खोना नहीं चाहते उस हुकूमत को कि किस तरह उन लोग जरदारी साहब ने, बिलावल साहब ने या उनकी जितनी भी बिल्कुल हाँ वो बिल्कुल वो पीछे हट गए। एंड टाइम पर उन्होंने दिन में तारे दिखा दिए पीडीएम वालों को। ये बहुत बड़ी बात है कि वो सिंध हुकूमत को लूज नहीं करना चाहते, जो उनके पास है रहना चाहते हैं, उनके पास वो चाहते हैं कि हमारे पास रहे। लेकिन अब देख ले मौलाना साहब हैं, मरियम नवाज साहब हैं, इनके पास तो कुछ है ही नहीं खोने के लिए। जब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं होगा तो फिर आप ऐसे ही करेंगे। अच्छा जी, आपकी तरफ आते बिगड़े साहब, आज मौलाना साहब ने एक और बात कही, उन्होंने कहा कि हम खुलकर पाक फौज पर तनकीद करेंगे। यानी ये तो सिंपल सी बात है, अंडरस्टूड सी बात है, बच्चा बच्चा समझेगा बात कि हुक्म कहां से आ रहा है। ये तो हुक्म नवाज शरीफ साहब दे रहे हैं इनको कि जब आप खुलकर फौज पर तनकीद करें, क्योंकि जो बुग़्ज़ फौज है वो जितना नवाज शरीफ के दिल में वो किसी के दिल में नहीं है। यानी हम कह सकते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने जो पासपोर्ट वाला मामला उसको भी इतना पर्सनल ले लिया, या फिर नवाज शरीफ साहब ने जो अभी उनको कहा गया कि वापस आए तो इस्तीफों वाली बात हो सकेगी। पीपल्स पार्टी के स्मार्ट मूव को भी इतना दिल पे ले लिया कि उन्होंने मौलाना साहब को कहा कि पीपल्स पार्टी तो मेरे हाथों में नहीं खेली, अब आप खुलकर खेलें और फौज को तनकीद का निशाना बनाएं। देखें डॉक्टर फिजा, इस वक्त पीडीएम में ख़ास तौर पे एलन और मौलाना फजलुर रहमान बिल्कुल वो जिस होते हैं शिकस्त खुर्दा घोड़े। आपने कभी देखा कि जब शमा बुझने लगती है तो वो टिमटमाती है, भड़कती है और उसके बाद बुझ जाती है। ये इस वक्त बिल्कुल वो सिचुएशन है, इनको समझ नहीं आ रहा कि अब हम क्या करें। पीपल्स पार्टी ने इनका साथ छोड़ दिया, उन्होंने क्लियर कह दिया कि नवाज शरीफ आएंगे तो हम ये बात ऐसे करेंगे और लॉन्ग मार्च करेंगे, देंगे। पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो ने वो अटेंड भी नहीं किया। मौलाना फजलुर रहमान के ऊपर अब जो करप्शन चार्जेस बने हैं जिसमें वो जकड़े गए हैं, और वो जिस तरीके से आप वहाँ कहते हैं मैं वहाँ जाऊँगा नहीं, क्योंकि जाएंगे तो वहाँ पर अपने आप को क्लियर नहीं कर सकते, करते अरेस्ट होंगे और इनके सारे एसेट फ्रीज हो जाएंगे। बात यह है कि रेट ऑफ द गवर्नमेंट को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, नंबर एक। नंबर दो, जो ये जीएचक्यू और जेआर रावलपिंडी गेट की बात करते हैं, इंडियन आर्मी के साथ के घोड़े पे बैठ के भी आ जाना
ये फिर भी उनको नज़दीक नहीं फटक सकते। इस इंसान को पता होना चाहिए कि ये कितना बड़ा दुश्मन है पाकिस्तान का, और इस मौके पे दुश्मन के नैरेटिव को लेके चल रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। इनको फौज ने बहुत पाला है, इनको पता है कि किसकी कमर पे बैठ के आए हुए हैं आप, क्योंकि वो इनको लिफ्ट नहीं करा रहे, क्योंकि वो जमहूरी हुकूमत के साथ है। जमहूरी हुकूमत है मुल्क के अंदर, और आइन और कानून के मुताबिक फौज हुकूमत के साथ खड़ी है। ये वजूहत है जिसकी वजह से ये ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। इनके खिलाफ आर्मी सिक्योरिटी के तहत इनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आई थिंक एनफ इज एनफ। इस तरीके से ये आज बोले हैं, जो इन्होंने थ्रेट किया है, इनकी कोई हैसियत नहीं है। ना ये नेशनल असेंबली के, ना सेनेट के मेंबर हैं। अच्छा जी, ना ठीक है। मेंबर हैं। अच्छा नुसरत साहिबा, आप सीनियर सियासतदान हैं, अभी ब्रिगेडियर साहब ने एक बात की कि इनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ। अब जब इनके खिलाफ कभी कार्रवाई हो तो फिर ये कहेंगे जमहूरियत पर हमला हो गया। जैसे कि मुझे बड़ी परेशानी हुई थी कुछ दिन पहले, जब ये मौलाना साहब के लोग उनसे नाराज़ हो रहे थे, मेरे साथ एक मेहमान मौजूद थे और उन्होंने कहा कि जी मौलाना साहब क्या करते हैं कि मौलाना साहब कहते थे जब नैब वाले उनको बुलाते थे, यानी करप्शन की दास्तानें आपकी अपनी है, करतूतें आपकी अपनी है, तो वो पार्टी के लोगों को ऐसे इमोशनली ब्लैकमेल करते थे। वो कहते थे कि ये मुझे नहीं बुलाया गया, ये JUI पर हमला किया गया नैब की जानिब से, यानी अपनी करतूतें आप पार्टी के खाते में डाल देते। तो बेचारे लोग जो है वो उनको इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता था। यानी अगर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती जो गलत कर रहे हैं तो वो कहेंगे जमहूरियत पे हमला हो गया। इसको जरा प्लीज एक्सप्लेन कर दें। मुझे बड़ा दुख होता है कि हर बात जमहूरियत पे आके क्यों खत्म हो जाती है, हर बात का जो हमला है वो जमहूरियत पे क्यों हो जाता है। बिल्कुल सही कह रही फिजा, आपको दुख होता है, हमें भी दुख होता है। हम जिस तरीके से इस मुल्क को इन जैसे लोगों के हाथों तबाह बर्बाद होते देख रहे होते हैं ना, तो हमें इसलिए अंदर तकलीफ होती है कि हमारी आने वाली नस्लों के लिए ये एक बहुत बुरा कदम हो रहा है जो ये कर रहे हैं, ये करने जा रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब को बड़ा दर्द है ना इस मुल्क का, अवाम का और पाकिस्तान का, और उनको तो बड़ा है कि इस वक्त बहुत दुश्मनों के हाथों में पाकिस्तान चला गया। तो आप लोगों की ने क्या किया, आप जब कश्मीर कमेटी के हम इतने मुस्तकिल रहे मेंबर, तो आपने ऐसे कौन से बड़े काम किए इस मुल्क के लिए, कश्मीर के लिए या अवाम के लिए। तो ये है, या इस वक्त मरियम नवाज जिस तरीके से ये लेके चल रही है ना, यकीन माने सीधा यही है कि अगर इनके जो पिछले सारे निकाल दिए जाए ना, चट्टे कट्टे जो इन्होंने असासे बनाए और इस मुल्क को तबाह किया, जिनकी सारी जायदादें बाहर हो, खुदा का वास्ता मैं हाथ जोड़ के आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से आवाम को कहती हूँ, अल्लाह का वास्ता है अब तो आंखें खोल लो। क्या आपको समझ नहीं आता, नजर नहीं आता कि जो लोग, जो लीडरान आपके सामने बड़े दावे कर रहे हैं, वो उनका पहन सहन तो देखिए, उनका रहन सहन तो देखिए, जो जूती, जो कपड़े, वो जिस तरह के अंदाज है, वो एक गरीब घर लोगों के महीनों का राशन आ जाए। आप अच्छा नुसरत, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, आपने बहुत अच्छी बात की, लेकिन मुझे लगता है कि अवाम तो ऑलरेडी समझ चुकी है बात। अगर ना समझा होता अवाम ने तो इनको रिजेक्ट ना किया जाता इलेक्शंस में। यानी इन्होंने वोट कितने लिए थे और अपने अपने इलाकों में इनकी क्या वहां पे हैसियत है, क्या इनकी हकीकत है, खुलकर सामने आ गई असलियत कि अब लाहौर के हवाले से जलसा होना था। आपको याद होगा मरियम नवाज बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थी कि अवाम का जमे गफीर आ जाएगा, और कहने को देखा जाए तो ये इनका गढ़ था लाहौर, लेकिन आप देख लें कि कितनी अवाम आई वहां पे, इक्का दुक्का लोग वहां पे नजर आ रहे थे, और ये इनकी असलियत है। अवाम ने इनको रिजेक्ट कर दिया। अवाम बड़ी समझदार है। हाँ, वो अलग बात है कि ये अवाम को कंफ्यूज करते हैं। जब भी कैमरे पर आते हैं लोग, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बात करते हैं, तो ये कहते हैं कि अवाम हमारे साथ है, तो अवाम तो इनके साथ है ही नहीं, वो जलसों में नजर आ गया। अल्लाह का शुक्र है कि किसी हद तक अवाम को समझ आई, लेकिन अभी भी अवाम को, अवाम असल में इस वक्त थोड़ी बहुत जो तकलीफ में है वो महंगाई और इस तरह के 2-3 इशू ऐसे चल रहे हैं जिससे अवाम को तकलीफ है। इसी वजह से और वो है, बिल्कुल है, बार हम भी कह रहे होते हैं कि खुदारा ये अवाम के मेन जो मसला है महंगाई, इस पर काबू पा लिया जाए तो इसके अलावा बाकी बेहतर तरीके से सब कुछ चल रहा है। ये चीज अगर ठीक हो जाए, और दूसरा करप्ट जितने भी लोग हैं इस वक्त कुछ समय सारी अवाम की यही तमन्ना है, दिली ख्वाहिश है कि जिस लोगों के खिलाफ करप्शन के केसेस हैं, खुदा का वास्ता नैब को और सबको हम हाथ बांध के कहते हैं कि उन लोगों को का एहतसाब अमली जामा पहनाए उनको। ऐसा नहीं है कि केस चलते चले जा रहे हैं और हम सुनते चले जा रहे हैं नैब के, और अभी तक किसी को भी, एक को भी सजा नहीं आई, ना ही हमारा लूटा हुआ पैसा वापस आया। तो ये चीज जब आप अवाम को देखेंगी जगह जगह बैठकर डिस्कस करते हुए, तो अवाम यही बात कर रही होती है कि यार 2.5 साल गुजर गए, किसको सजा मिली, कहाँ से पैसा वापस नहीं आया, और हम जो वादे किए गए वो पूरे नहीं किए। ये चीज सबसे, और ये बयानिया GDA का भी है,
हम भी इसी वक्त इत्तेहादी तो जरूर है, लेकिन कुछ चीजें हैं जिस पर तहफ्फुज़ात है कि भाई जो आप वादे करते हैं तो लोगों के साथ या पार्टी के साथ, अपने इत्तेहादियों के साथ, कम से कम उन बातों को पूरा करें। अगर ठीक है जी ब्रिगेडियर हारिस, ठीक है नुसरत, ठीक है ब्रिगेडियर हारिस, आपका लास्ट कमेंट 30 सेकंड्स है मेरे पास जी। देखें डॉक्टर फिजा, पाकिस्तान की फौज को सबसे बड़ा जो सपोर्ट है वो पाकिस्तान की आवाम को है। ये गलत फहमी में है, कभी पाकिस्तान का मुहब्बत वतन शहरी सवाए मौलाना फजल रहमान के मुट्ठी भर जो गुमराह किए हुए हमारे पाकिस्तानी नौजवान बच्चे हैं, उनके अलावा कोई साथ नहीं है। कभी कोई इस तरफ नहीं देखेगा और ये इनको इतनी मुंह की खानी पड़ेगी कि ये हमेशा के लिए ना सिर्फ सियासत खत्म होगी बल्कि तमाम इनके एसेट्स, हर चीज जो उन्होंने करप्शन से हासिल की है वो पाकिस्तान के अवाम को वापस की जाएगी। ठीक है जी, दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मुझे ब्रेक पे जाना है, मेरे साथ मौजूद होंगे सदीक जान और उनकी बड़ी खबर। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फिजा अकबर खान। मेरे साथ मौजूद है सेगमेंट में हमेशा की तरह नुमाइंदा खुसूसी सदीक जान। सदीक वार्म वेलकम। सदीक, सीसीपी लाहौर को हटा दिया गया है, ये इस तब्दीली की वजह कुछ सामने आ सके, अंदर की कहानी क्या है? देखें, आपको याद होगा कि जब उमर शेख साहब को लगाया गया था सीसीपी लाहौर तो उसके बाद कितना ज़्यादा और कितना शदीद रद्द-ए-अमल आया था। ख़ास तौर पे आप वो सानिया मोटरवे जो हुआ उसके बाद अगर आप देखें मीडिया ने बहुत ज़्यादा तनकीद की, सोशल मीडिया पे पूरी एक मुहिम चली, अपोजिशन जमातों ने तनकीद की, इदारों की जानिब से रिमार्क्स आए, सब कुछ हुआ, लेकिन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब ने फिर भी जो है वो साथ दिया उमर शेख साहब का, क्योंकि उनका ये ख्याल था कि ये चीज़ों को बेहतर करेंगे। जिस तरह उनको प्रेजेंटेशन दी गई थी, जैसे इमरान खान साहब को बताया गया था कि अगर इनको मौका मिला ये लाहौर में बेहतरी लाएंगे, पुलिस को बेहतर करेंगे, कारकर्दगी बेहतर होगी, पुलिस का एहतसाब होगा, और उनके बहुत सारे इकदाम की आपने और हमने बैठ कर तारीफ भी की जब हमने ये कहा कि ये अच्छी बात है कि अगर पुलिस का भी एहतसाब होता है, पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई होती है। लेकिन अब हम जब देखते हैं जब से ये बने अब तक, तो जो इन्होंने दावे किए थे वो दावे पूरे होते हुए नज़र नहीं आए। इनकी वजह से आप देखें कि हुकूमत ने किस किस का दबाव नहीं लिया। जैसे मैंने आपको कहा कि हर तबके का उन्होंने जो है वो दबाव लिया। फिर आप ये देखें कि पुलिस के अंदर बहुत ज़्यादा दबाव था, बहुत शदीद दबाव था, हर तरफ से दबाव हुकूमत ले रही थी, अपने फैसले को ऑन कर रही थी। लेकिन उमर शेख साहब का मसला यह है कि एक तो कारकर्दगी उस तरह से नहीं थी, दूसरी बात यह है कि आईजी के साथ उनके मामलात वो डेकोरम का ख्याल ही रखते। वो ये समझते थे क्योंकि उनको जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की सपोर्ट हासिल है, वज़ीर आज़म की सपोर्ट हासिल है, तो वो अब वज़ीर आज़म को जवाब दे हैं, वो आईजी पंजाब को जवाब दे नहीं है, वो वज़ीर आला पंजाब को जवाब दे नहीं है, वो बरह रास्त इमरान खान साहब को जवाब दे हैं। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि इमरान खान साहब ने उनको जो एतमाद दिया था, जो उनको कहा था, जो अहकाम थे वो यही थे कि अगर कोई गलत काम कहता है, वो कोई भी हो, आपने नहीं मानना, लेकिन आपने कारकर्दगी दिखानी है। एक तो वो कारकर्दगी नज़र नहीं आती, फिर उसके बाद ये प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का फैसला था इनको हटाने का, प्राइम मिनिस्टर की इजाज़त से इनको हटाया गया है। और उसकी वजह यह है कि प्राइम मिनिस्टर को जब पहले शिकायत आई तो उन्होंने अपने तौर पर जो इंक्वायरी कराई उसमें भी कुछ चीज़ें उनको दुरुस्त नजर आई, जो इनके ऊपर इल्ज़ाम थे। मल्टीपल चीज़ें कि कारकर्दगी भी उस तरह से नहीं थी, पुलिस के अंदर से दबाव था, और फिर मीडिया का भी एक दबाव के, और फिर सबसे आखिर में ये हुआ कि लाहौर हाई कोर्ट में एक केस के दौरान अदालत ने यह कहा, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने, कि इनके इंटरव्यूज़ का जायज़ा लिया जाए, क्योंकि उन्होंने बरह रास्त अदालतों के बारे में रिमार्क्स दिए थे और कहा था कि हम तो लोगों को पकड़ते हैं लेकिन अदालतें छोड़ देती हैं। तो इस पर अदालत ने एडवोकेट जनरल पंजाब को यह हुक्म दिया था कि आप इनके इंटरव्यूज़ का जायज़ा लें और अगर इनके वो रिमार्क्स अदालतों के खिलाफ हैं तो तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। अब अगर इनको यहाँ अब ना हटाया जाता और इनको लाहौर हाई कोर्ट हटा देती तो ये हुकूमत के लिए बहुत एम्बेरसमेंट होती और बहुत ज़्यादा। और अगर हुकूमत को ये कहा जाता कि आप इनको हटाएं और हुकूमत थोड़ा सा आप कहेंगे स्टैंड लेती, तो फिर एक मुहाजरा की कैफियत होती इदारों के दरमियान, अदालत और हुकूमत आमने सामने होते। तो इसलिए ये बहुत सारे पहलू थे, बहुत सारी चीज़ें थी, और फिर क्राइम रेट बढ़ रहा है। फिर इनके खिलाफ एक आपको पता है कि जैसे मैंने कहा कि सबसे मेन पॉइंट ये है कि जितना इनको सपोर्ट दी गई, जितना इनके लिए हुकूमत ने दबाव बर्दाश्त किया, उसके मुकाबले में इन्होंने कारकर्दगी नहीं दिखाई, इनका रवैया ठीक नहीं था और इनका ये रवैया भी हुकूमत बर्दाश्त करती रही। इसलिए कि चलें आप कारकर्दगी दिखाएं, कोई मसला नहीं है, अगर आपका रवैया ठीक नहीं है वो बेहतर होना चाहिए, लेकिन अगर ये कारकर्दगी दिखा रहे हैं तो ये रवैया भी काबिल बर्दाश्त हो सकता था। लेकिन मसला ये है कि ना कारकर्दगी बेहतर, ना रवैया बेहतर, डेकोरम को फॉलो नहीं कर रहे, पुलिस के अंदर दबाव है, मीडिया का दबाव है, सोशल मीडिया के ऊपर मुहिम है,
कभी कोई वाक़या हो जाता है, कभी कोई वाक़या हो जाता है। अच्छा सदीक, और वो खुद को हर वक्त बिल्कुल सही। हाँ अच्छा सदीक, आपकी बात, आपने बड़ी अच्छी एक बात की थी कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब ने इनको इतना एतमाद दिया था कि आप कारकर्दगी दिखाएं, लेकिन इस बात से एक और एग्जाम्पल सेट होती है कि अगर आपको कोई बड़ा इतना एतमाद देता है तो उस एतमाद का इतना नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। जी आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, और मैंने आपको कहा ना कि अगर कारकर्दगी दिखा रहे होते तो भी एक ये इनकी कुछ चीज़ें बर्दाश्त की जा सकती थी, लेकिन मसला ये है कि ये हर मौके के ऊपर खुद को हीरो बनाकर पेश करते रहे और खुद को दबंग खान बनाकर पेश करते रहे, और मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन कारकर्दगी नज़र नहीं आई। अगर लाहौर के अंदर तब्दीली नज़र आती, जो कि इमरान खान साहब को बताया गया था जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, और प्राइम मिनिस्टर का कंसर्न तो था कि इतना दबाव आ रहा है, इतनी हमारी हुकूमत के ऊपर तनकीद हो रही है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को उस वक्त ये बताया जाता रहा कि एक अच्छा बंदा आया है, इसलिए उसके खिलाफ वो मुहिम है, उसके खिलाफ साजिश है, उसके ऊपर दबाव डालने के लिए, उसको हटवाने के लिए ये माफियाज ये सारा कुछ कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, वाकई माफियाज में खौफ था। अच्छा चलिए एक और सवाल ज़हन में आता है ना सदीक, ये जो लोग इस तरह का तासुर दे रहे थे, जो बता रहे थे कि ये बंदा जी बड़ा अच्छा है और इसके खिलाफ साजिश हो रही, चूंकि काम बहुत करता है, तो ये बंदा तो एक्सपोज हो गया और इसको हटा भी दिया गया, वो जो माफिया है क्या वो एक्सपोज नहीं हुआ कि अंदर के जो लोग हैं जिनको सपोर्ट कर रहे थे वो कहाँ हैं, उन लोगों की वो लोग बेनकाब नहीं हुए? देखें, अब देखें, इन्होंने अपनी कारकर्दगी ना दिखाकर उन लोगों को कामयाब कर दिया ना। अगर ये कारकर्दगी दिखाते तो वो लोग जितना मर्जी शोर मचाते, क्योंकि ये इमरान खान साहब का फैसला था कि ये काम जारी रखेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब की सपोर्ट थी तो पूरा पाकिस्तान भी इनके खिलाफ हो जाता, लेकिन इमरान खान इनके साथ थे तो ये अपने ओहदे पर मौजूद रहते। लेकिन मसला वही आ जाता है कि इतना आप बातें भी सुन रहे हैं, आपको इदारे के अंदर से बहुत दबाव आ रहा है, पुलिस के अंदर से बहुत दबाव आ रहा है, और ये भी मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि पुलिस का जितना दबाव था या शिकायत थी वो सारी जायज़ शिकायत थी, ऐसा भी नहीं है, बहुत बड़ी तादाद में नाजायज़ शिकायत थी इनके खिलाफ, और पुलिस को खौफ तो था। जब ये आए थे इन्होंने 3-4 ऐसे इक़दाम किए जिससे हमें बड़ी एतमाद मिला, हमें बड़ी तसल्ली हुई, हमने कहा यार ये अच्छी चीज़ है कि जैसे पुलिस एहलकारों को हमने देखा कि हथकड़ियाँ लगी, हमने कहा ये बहुत अच्छी चीज़ है, पुलिस के भी एहतसाब होना चाहिए। मेरा सवाल मैं जानना ये चाह रही थी, आप मेरा सवाल से समझे नहीं है कि इतनी शिकायत के बावजूद भी ये साहब वहाँ पे टिके रहे, अब जाके ये फैसला हुआ कि जी अब इनको हटाया गया है। अब मुझे सिर्फ ये समझाइएगा कि इमरान खान साहब जो कि प्राइम मिनिस्टर है, उनके पास इतना वक्त तो नहीं होता ना कि एक बंदे को पर्सनली उससे बात करते हो, हर चीज़ को देखते हो, उनको भी कोई रिपोर्ट करता है, तो उनको जिन पे इतना एतमाद था वो नीचे कैसे इस तरह के लोग होते हैं जो बताते हैं ये बंदा बहुत अच्छा है, जिसके आप ही बता रहे हैं कि बहुत अच्छे हैं, इनके खिलाफ है लोग, ये CCPO साहब तो बड़े कॉम्पिटेंट हैं, लोग हसद में आके ऐसी हरकतें करें, वो जो ऐसे लोग हैं उनको माफिया कहा जाता है। ऐसे लोग एक्सपोज हुए हैं जो CCPO साहब को सपोर्ट करते रहे आज तक। बिल्कुल, वो अब प्राइम मिनिस्टर को तो पता होगा कि उनको कौन कौन लोग ये कहते रहे कि ये बिल्कुल ठीक है, ये मेरा सवाल था। और आज प्राइम मिनिस्टर जी बिल्कुल, और आज इमरान खान साहब ने एक और बड़ा ऐलान किया है। आई विश कि प्राइम मिनिस्टर समझे, अब उन लोगों को भी समझे कि ये लोग जो उस बंदे को सपोर्ट कर रहे थे ये कहाँ खड़े हैं। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं, और आज प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने इसी हवाले से एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने ये कहा है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से रब्ता करेंगे, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान के जरिए ज़ाहिर रब्ता करेंगे, देखते हैं किस तरह से करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कहूँगा कि मीडिया पर जो हमारे मिनिस्टर के खिलाफ खबरें चलती हैं, कोई ऐसा मैकेनिज़्म बनाया जाए, ऐसा फोरम बनाया जाए कि हमारे जिस भी मिनिस्टर के खिलाफ खबर चले उसकी तहकीकात होनी चाहिए, रोज़ाना की बुनियाद पर तहकीकात होनी चाहिए, और अगर मीडिया की वो खबर दुरुस्त है तो उस मिनिस्टर को मैं फ़ौरन उसके ओहदे से हटा दूंगा, वरना उन्होंने कहा है कि झूठी खबरें मेरे मिनिस्टर के खिलाफ नहीं चलनी चाहिए, और अगर वो खबर दुरुस्त होगी, तहकीकात होंगी, तो उस मिनिस्टर को ओहदे से हटा दिया जाएगा। ठीक है, फेयर इनफ, ठीक है, बहुत शुक्रिया सदीक जान आपकी बड़ी खबर के लिए। और जाने से पहले नाज़रीन मैं वही बात करूंगी, वही अल्फाज दोहराऊंगी कि हमारे मुल्क का जो चौथा सतून है मीडिया, उसका रेगुलेटर पैमरा एक नाअहल शख्स की सरबराही में मीडिया के साथ ज्यादतियां कर रहा है, पैमरा को नुकसान पहुंचा रहा है। आज भी मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त है कि सलीम बेग जिसके पास नामुतल्लिका डिग्री है, नामुतल्लिका एक्सपीरियंस है, उस नाअहल शख्स को ओहदे से फौरी हटाए, और जब तक उस शख्स को यानी चेयरमैन पैमरा को सलीम बेग को उसके ओहदे से नहीं हटाया जाएगा, वो जब तक वहाँ बैठे रहेंगे तब तक हमारा एहतजाज इन काली पट्टियों के साथ जारी रहेगा। इसके साथ डॉक्टर फिजा अकबर खान को दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह पीर के रोज सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की, दुआ में याद रखिएगा, अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।